हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू एरा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम CBSE 12th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, उसकी समरी बताने जा रहे हैं। उसके कुछ कीवर्ड बताने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं अनीश जंग। अनीश जंग एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं जिन्होंने सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक समस्याओं को अपने नॉवेल्स में उठाने की कोशिश की है। उन्होंने शुरुआत की, अगर हम बात करें तो वो इंडियन राइटर हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में भी एजुकेशन प्राप्त की और सबसे पहले अपना जो करियर शुरुआत की वो अपने नॉवल राइटिंग से शुरुआत की। उन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। तो इस लोस्ट स्प्रिंग में सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है। स्प्रिंग का मतलब है बसंत। बसंत का मतलब होता है हरियाली, खुशहाली, ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव जो हमें बहुत ही ज़्यादा सुहाना लगता है। और यहाँ मतलब क्या है इसका, लोस्ट मतलब वो खो जाता है। तो यहाँ अनीश जंग ने जो दो कहानियाँ इसके तहत लिखी हैं उसके अंदर एक है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन गार्बेज, जो सीमापुरी दिल्ली में जो गार्बेज या जो बांग्लादेश मूल के जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपना गार्बेज बीन कर अपना दिन चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। और जिसका एक महत्वपूर्ण किरदार है, एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिसका नाम है साहिब आलम। उसके बारे में देखेंगे। दूसरा चैप्टर है आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो हमारे ही देश में फिरोज़ाबाद की एक कहानी है जहाँ लगभग सभी परिवार के लोग बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं। और उसके अंदर एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश, और जो किस तरह से उसके क्या सपने हैं, क्या सपने वो देख रहा है, किन सपनों को कैसे पूरा करना चाहता है, ये सारे के सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें लोस्ट स्प्रिंग की, तो इन दोनों ही चैप्टरों के द्वारा जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बचपन है वो हमारा एक स्प्रिंग की तरह है। दिस इज़ ए फैबुलस एंड वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इन चाइल्डहुड वी आर वेरी केयर फ्री, वी डोंट टेंशन ऑफ एनीथिंग। हम बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, बहुत स्वतंत्रताएं हमारे पास होती है, कोई टेंशन नहीं होती है हमारे पास। और अगर हम देखें तो वो जो बचपन का जो पार्ट होता है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बेहतरीन पल होता है, जहाँ हम दुनिया की कोई हमें परवाह नहीं होती, जहाँ हम अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं, जहाँ अपना मन करे हम वो करने की कोशिश करते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे बचपन का एक दिन होता है, बचपन का एक समय होता है, जिसके बारे में अनीश जंग ने बताने की कोशिश की है इस चैप्टर के तहत। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ लोस्ट स्प्रिंग, इसका मतलब बसंत खो गया, मतलब जो दो चाइल्डहुड हैं साहिब आलम और मुकेश, उन दोनों ही बच्चों का जो बचपन है वो खो गया है। और वो कैसे खो गया है, एक अपनी जो दिन है वो गार्बेज बीन कर, या हम कहें वो जो टी स्टॉल पर काम करके उसका बचपन सारा जो इंजॉय करने का है वो सारा स्ट्रगल में निकल जाता है। दूसरा जो मुकेश है, मुकेश भी वही है जो बचपन से ही अपने बचपन के बारे में ना सोचकर बल्कि अपने करियर के बारे में सोच रहा है कि वो इन बैंगल इंडस्ट्री में काम ना करके एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसी थीम के साथ, जिसमें हम आज आपको पार्ट 1 जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। इसके तहत हम आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है एक स्क्राउंगिंग, जिसका मतलब होता है योजना करना। दूसरा अगर हम देखें ब्लीक का मतलब होता है धुंधली, किसी चीज़ को धुंधली या अनदिखा पड़ जाना, थोड़ा डल पड़ जाना। फिर प्रीपिचुअल का मतलब होता है सदा रहने वाली, जो सदैव चलता रहता है। उसके बाद एक है रैक पिकर्स, जो कि हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जो चैप्टर है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला पार्ट, जिसमें साहिब आलम की कहानी है
और वो जो दिल्ली में एक जगह है सीमापुरी, जहाँ बांग्लादेश के मूल निवासी रहते हैं, बांग्लादेश के लोग जो आए हुए हैं, ये बताया जाता है कि सन 1971 में जब वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली में आकर बस गए, हालांकि वहाँ उनके पास बहुत खेत थे, अच्छे कुछ फसलें थी, लेकिन वहाँ एक तरह से इरेगुलरिटी थी, उन्हें पता नहीं था, लाइवलीहुड इनकी रेगुलर नहीं थी, बाढ़ आती रहती थी, जो चक्रवात आते रहते थे, फसलें ख़राब हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था, जिसकी वजह से उनको जीवन चलाने में बड़ी समस्याएं आती थी। इसके कारण वो उस शहर को छोड़कर, ढाका को छोड़कर सन 1971 में भारत में आकर सीमापुरी में बस गए। और वो एक ऐसी जगह बसे हुए हैं जो पूरी स्लम है, जो एक गंदी बस्ती है, जहाँ लगभग सभी परिवार कूड़ा बीनकर अपना जीवन चलाने का काम करते हैं। इसी के तहत जो अनीस जंग है, वो उस समय वहीं दिलशाद गार्डन में रहा करती थी। अक्सर वो देखा करती थी कि वहाँ बच्चे आते हैं और कूड़ा बीनते हैं। सर्दी के दिन होते थे, सुबह ही सुबह बच्चे, एक फ़ौज निकल कर आती थी और वो सब कूड़ा बीनते थे। जैसे जैसे दोपहर होती थी, जिस तरह से सुबह ही सुबह जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं, उसी तरह से वो सुबह सुबह दिखाई देते थे। और जैसे जैसे दोपहर आती थी, वो धीरे 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 गायब होते चले जाते थे। इन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम था साहिब आलम। जब राइटर ने, अनीस जंग ने उससे पूछा उसके नाम के बारे में, क्योंकि जब वो रोज आते थे तो थोड़ा सा बहुत फ्रेंडली बर्ताव, फ्रेंडली बिहेव होने लगा, दोनों के अंदर बातें होने लगी। तो तब वो पूछती है, व्हाट इज़ योर नेम? तो साहिब कहता है, माई नेम इज़ साहिब आलम। आई थिंक he doesn't know the real meaning of the word. What is the meaning? What is the meaning of his name? That he is the Lord of the universe. कि वो इस दुनिया का, इस संसार का मालिक है। बट वो इस शब्द से, इस बात से अनजान है, और वो उस ऐसी जगह पे अपना जीवन जी रहा है जहाँ शायद कोई उसको नहीं जानता। वो अक्सर आते थे, बातें करते थे। एक दिन अनीस जंग ने पूछा, साहिब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो उधर से जवाब आता है बच्चे का कि हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, यही कारण है कि मैं स्कूल नहीं जाता। इतने में वो कहती है, राइटर अनीस जंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक स्कूल बनवा के दे दूं तो क्या तुम जाओगे? वो थोड़ा सा झप जाता है, शांत होता है, और शांत होने के बाद शायद उसका ये अर्थ था कि हाँ वो जाना चाहता है। खैर, इसके बाद कुछ समय बाद वो साहिब आलम फिर मिलता है उसको। तब साहिब आलम पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल बनकर तैयार है? यहाँ जो राइटर है उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी, एक असेम, एक एम्ब्रेसमेंट फील होती है, बिकॉज he promised him that he would build a school for him, but it is not a easy work to build a home. It is a long procedure. ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जहाँ एक स्कूल तैयार करने में समय लगता है, पैसा लगता है। लेकिन शायद वो ये जानती है कि ये लोग, ये बच्चे, ये वो हैं जिनसे लोग प्रॉमिस तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रॉमिस कोई पूरा नहीं कर पाता। और यही प्रॉमिस अनीस जंग ने उस साहिब आलम से किया था। शायद उन बच्चों को, वहाँ के लोगों को इन प्रोमिसेस की आदत सी पड़ गई है, जिसके कारण लोग उनसे प्रोमिस करके चले जाते हैं, लेकिन उनके बारे में करते कुछ नहीं है। हालांकि जिस जगह वो रहते हैं वो दिल्ली का एक बहुत ही, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ मैन इन पावर, ऑल लीडर्स लिव इन दिल्ली इन स्पाइट ऑफ इट, सीमापुरी इज वेरी फार देन ए कैपिटल ऑफ दिल्ली। क्यों? वहाँ पानी की अच्छी सुविधाएं नहीं है, वहाँ जो ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है जिससे कि नालियाँ वगैरह बने, या हम कहें वहाँ बहुत दूर तक झोपड़पट्टी हैं, अस्थायी रूप से बसी हुई कॉलोनी है। वहाँ के लोगों को राशन कार्ड तो मुहैया करा दिया गया है, राशन कार्ड, दे हैव राशन कार्ड सो दैट दे मे
बिकम ए वोटर, दे में गिव ए वोट, वो वोट दे सकते हैं, उनकी वोटिंग लिस्ट में नाम है, और वो एक तरह से नेताओं का वोट बैंक बनकर रह गया है, वोट बैंक बनकर रह गया है, और उस पर वो सस्ते दर पर अपना जीवन चला लेते हैं, और सस्ते दर पर उनको राशन उपलब्ध हो जाता है, जिसके आधार पर वो अपना जीवन थोड़ा सा अच्छे से चला पाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बच्चे पूरे दिन कॉइन ढूंढते रहते थे, कभी कभी उन्हें 1 रुपये का सिक्का मिल जाता था, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था। इसी की चाह में वो लगातार जो गार्बेज है वो ढूंढते रहते थे, गार्बेज ढूंढते रहते थे, जिसके कारण उनकी जिज्ञासा बढ़ती रहती थी कि हाँ, उनको कुछ रुपया, कुछ पैसा वहाँ से मिलेगा। वे इंजॉय करते थे अपना जीवन में। लेकिन यहाँ अगर हम गार्बेज की बात करें तो गार्बेज एक छोटे बच्चों के लिए और एक वहाँ के लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए उसका अर्थ काफ़ी अंतर था। बच्चों के लिए गार्बेज केवल एक अम्यूज़मेंट का साधन था। वो गार्बेज में से कुछ पैसा मिल जाता था, गार्बेज को बेचकर वो कुछ पैसा कमा लेते थे और वो एंजॉय करते थे अपना जीवन। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, दिस इज़ द वे ऑफ देयर लाइवलीहुड, वो उनके लाइवलीहुड का एक साधन है, वो उनके जीवन का एक साधन है, वो जीवन का एक भाग है। क्यों? क्योंकि वो उस गार्बेज में अपना जीवन देखते हैं, जिसे बेचकर वो अपना जीवन चलाते हैं। इसके आगे ही जब हम और कहानी में आगे बढ़ते हैं तो अक्सर राइटर्स बच्चों को देखा करती थी कि उनके पैर में जूते नहीं हैं, छोटे बच्चे, चप्पल नहीं है, दे आर बियर फीट, वो नंगे पाँव हैं। कुछ के पैर में अगर होते भी तो 2 कलर के टूटे फूटे होते थे। एक दिन राइटर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास चप्पल नहीं है, या तुम्हारी चप्पल कहाँ है, तुम्हारे स्लीपर्स कहाँ हैं? उस दौरान जो बच्चा जवाब देता था वो कहता था कि मेरी माँ ने उनको उठाकर अलमीरा पर रख दिया है। पर शायद ये एक एक्सक्यूज़ था उन बच्चों का, क्योंकि शायद उनके पास चप्पलें तो हैं लेकिन वो इनके पहनने के आदी नहीं हैं। बच्चे फेंक देते हैं बचपन में, हमें शौक़ नहीं होता या हम पहनते नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो आज भी वास्तव में रियलिटी में उनको चप्पलें तक मुहैया नहीं है अपने जीवन में। इसी में आगे अगर हम देखें तो राइटर एक कहानी बताती है जो उसका एक फ्रेंड था, उसने उसको बताई थी, जो उडीपी की कहानी थी। वो कहता है कि अक्सर जब मैं छोटा था, मेरे पिता पंडित का, प्रीस्ट का काम किया करते थे, मंदिर में रहा करते थे, और जब भी मैं अपना बैग लेकर जाया करता था तो मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, तू मुझे एक जोड़ी जूते और सॉक्स मुहैया करा दे, एक जोड़ी जूते और जो सॉक्स हैं वो प्रोवाइड करा दे। और शायद उसकी ये जो जीवन है ये इसी लिए है जिससे कि वो और अपने जीवन में इन सुविधाओं का प्रयोग कर सके। कुछ दिन के बाद अनीजंग वहाँ होती है उस मंदिर में, लेकिन वहाँ वो पहले जैसी चहल पहल नहीं होती। शायद अब जो नया प्रीस्ट, नया पुजारी वहाँ आ चुका था और उसके मंदिर के पीछे ही कुछ कई कलर की जो कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और वहाँ वो बैठा हुआ था। वहाँ से एक बच्चा आता है और वो अपना बैग उतार कर रखता है और वो देखता है कि हाँ, उस बच्चे ने आज वो शूज़ पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ वो उनको प्रोवाइड करा रहा है कि उनके पास आज जूते उपलब्ध हैं, कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन इसके बावजूद भी आज बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जूते नहीं हैं, आज भी वो बिना जूतों के घूम रहे हैं। इसके बाद जो साहिब आलम है वो बताती है कि वो एक पार्क टाइप का था जहाँ वो बाहर ग्रिल्स लग रही थी, वहाँ से 2 अमीर जो लोग थे उन्हें रैकेट खेलते हुए या टेनिस खेलते हुए देख रहा था, जिसमें वाइट कपड़े पहने थे उन्होंने, और उसकी आंखों में ये आशा थी कि काश वो भी ये खेल खेल पाता। उस समय उसके पैरों में 2 जूते पहन रखे थे उसने जिसमें होल थे और वो वाइट कलर के थे, थोड़े
साफ से फेड कलर के, लेकिन जो उसने कपड़े पहने थे शर्ट और निक्कर वो उस पर सही, या हम कह सकते हैं वो दोनों गंदे थे लेकिन वो अलग लग रहे थे। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं जो अंदर खेल रहे होते हैं। इसी दौरान जो साहिब आलम हैं उसकी उस चौकीदार से, गेट कीपर से थोड़ी सी फैमिलियर है, वो उससे बातें करता है तो वो उसको अंदर जाने देता है, उसको अंदर झूले पे झूलने देता है, अंदर घूमने देता है। तो ये सारी बातें उसके साथ होती हैं। अगर हम इससे आगे और बात करें तो यहाँ साहिब आलम कुछ समय के बाद उसको राइटर अनीस जंग देखती है कि वो एक रोड के दूसरे किनारे उसके हाथ में एक जो जार है, एक बर्तन है दूध का, जिसको हम जार बोलते हैं, जिसमें वो दूध लेकर जाता है। तो वहाँ से उसको इशारे में ही बात करता है। तो वो बताता है कि मैं अब सीमापुरी के अंदर एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ और मुझे वहाँ खाना मिलता है और 800 रुपये मिलते हैं। उसके बदले मुझे अपने मालिक का जो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है और उसके पास जो है एक जार होता है जो दूध लेने के लिए जा रहा होता है। वहाँ जब जा रहा होता है तो वो ये देखता है कि शायद ये जो जार है, ये जो उसके पास बर्तन है, दिस इज द वेटी, मच वेटी देन द गार्बेज बैग। ये जो उसके पास बर्तन है गार्बेज बैग से ज़्यादा वजनी है। वाई? बिकॉज नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ही हैज़ लॉस्ट हिज carefreeness, and now he has to follow the rule of his master, his owner, his master। अब उसको अपने मालिक के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी, अपना केयर फ्री लुक खो दिया है, जिसकी वजह से शायद राइटर को लगता है नाउ ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो ये कहानी थी जिसके अंदर सबसे पहले तो इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या है? इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो इस यूनिवर्स का मालिक है। उसके बाद इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, क्या साहिब टी स्टॉल पर काम करके खुश है? दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द स्लम चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। स्लम के अंदर जो बच्चे रहने वाले उनके लिए जो गार्बेज है उसका क्या अर्थ है, और वहाँ के पेरेंट्स के लोगों को का इसके लिए क्या अर्थ है। फिर उसके बाद वो साहिब आलम ढाका से इंडिया क्यों आया, क्या कारण था, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसमें कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।